पिछले वीडियो में मैंने आपको दर्पण के सूत्र के बारे में बता दिया था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आखिर ये जो दर्पण का सूत्र होता है ये आता कहाँ से है, इसकी उपपत्ति क्या है, प्रूफ क्या है, क्योंकि प्रूफ जानना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि ये पाठ्यक्रम में आपके नहीं है, सिलेबस में नहीं है 10वीं के, लेकिन फिर भी इसको जानने से क्या होगा, हमें सवाल लगाने में आसानी होती है। कभी भी शॉर्टकट नहीं पकड़ना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो शॉर्टकट आप अपने आप ढूंढ लेंगे, उसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आती है इसकी उपपत्ति, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है, ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण में इसके वक्रता केंद्र के बाद हमने एक वस्तु ए बी रखा है और इस पर वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब बनाने का नियम मैंने आपको बताया था, मुख्य अक्ष की समांतर किरण चल रही है जो फोकस होकर जा रही है, दूसरी किरण हमने ध्रुव पे डाल दी तो क्या हो गई, यहाँ से निकल के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। तो ए डैश बी डैश ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चित्रानुसार, ठीक है, ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का क्या है, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब है, ठीक है। इतनी चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पे देखिए जो BP है, D से P तक की दूरी, ये ध्रुव से क्या है, D ये वस्तु है ना, AB क्या है, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, AB वस्तु है और वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश, ये क्या है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब, ठीक। तो AB वस्तु है, ठीक है। तो BP क्या हो जाएगा, दर्पण से वस्तु की दूरी जो किसके बराबर होगा, U के बराबर होगा, लेकिन चूंकि ये ध्रुव के बाईं तरफ है इसलिए हम इसको क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जीरो परिपाटी के B डैश P ध्रुव से वस्तु की दूरी है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, ये भी -B होगा, क्योंकि देखिए ये क्या हो रहा है, ये प्रतिबिंब भी बाईं तरफ ही बन रहा है और FP क्या है, इसकी फोकस दूरी है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है, ये जो पॉइंट है यहाँ से हमने एक लंब खींच दिया है, ठीक है, MN, ठीक। अब जरा देखिए ट्राइंगल में जो त्रिभुजों में एक कॉन्सेप्ट होता है समरूप त्रिभुज का। समरूप त्रिभुज क्या होते हैं कि वे त्रिभुज जिनके सभी कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उन्हें समरूप त्रिभुज कहा जाता है। और समरूप त्रिभुज की खासियत ये होती है कि उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है, मतलब कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं दूसरे के समानुपाती होती हैं। ये क्लास 10th में आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना है, मैं पढ़ाऊंगा भी समरूपता, ठीक है। अब जरा देखिए मैं इसमें आपको दो त्रिभुज बता रहा हूँ, दोनों त्रिभुजों पे ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज ABP ये समरूपता का चिन्ह होता है, ठीक है। ABP समरूप है त्रिभुज A डैश B डैश P के, ठीक है। देखिए ABP A डैश B डैश P, अब ये दोनों त्रिभुज समरूप क्यों हैं, देखिए ये कोण 90 अंश का होगा, ये भी कोण 90 अंश का होगा, ठीक है। ये कोण बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, इसलिए बराबर होगा क्योंकि परावर्तन के नियम से ये I किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है, मैंने आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 ही होता है, तो जब दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। तो अगर हम ABP में त्रिभुज भुजा लेते हैं AB, ठीक है, तो त्रिभुज A डैश B डैश P में इसके संगत भुजा कौन हो जाएगी, A डैश B डैश, ठीक है। और त्रिभुज ABP में अगर हम भुजा लेते हैं BP, ठीक है, तो इसके संगत भुजा यहाँ पे क्या हो जाएगी, B डैश P हो जाएगी। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरी चीज देखिए इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि त्रिभुज MNF, ठीक है, समरूप है, MNF समरूप है त्रिभुज A डैश B डैश F के, त्रिभुज A डैश B डैश F के। क्यों समरूप है, देखिए ये 90 अंश, ये 90 अंश, ठीक है। ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर बड़े त्रिभुज में हम MN लेते हैं, ठीक है, ऊपर वाले त्रिभुज में, तो इसके संगत भुजा इसमें क्या हो जाएगी, A डैश B डैश हो जाएगी, ठीक है। और बड़े वाले त्रिभुज में अगर हम FN लेते हैं, ठीक है, तो इसके संगत भुजा यहाँ पे क्या हो जाएगी,
बी डैश एफ हो जाएगी। ठीक है, अब जरा देखिए चित्रानुसार। चित्रानुसार का मतलब होगा चित्र के अनुसार। चित्रानुसार ये अब देखिएगा, ठीक है, कि ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण है ना, ये मुख्य अक्ष हो गया और इसके समांतर ये किरण है। तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। तो अगर ए बी को हम एम एन के बराबर लिख सकते हैं, देख लीजिए ये एम एन है और ये ए बी है, तो एम एन की जगह हम लिख सकते हैं ए बी अब बटे ए डैश बी डैश। और एफ एन, ये जो एफ एन है, ये जो देखिए अगर ये दर्पण का द्वारक है, ठीक है, दर्पण का द्वारक मतलब यही अपर्चर जो इसकी वक्रता है। अगर ये वक्रता बहुत कम हो, जैसे मान लीजिए ज़्यादा वक्र है और ये थोड़ा सा कम वक्र हो, तो एन पी के नज़दीक हो जाएगा ना, ठीक है। तो दर्पण की वक्रता अगर कम होगी तो एन और पी एक दूसरे के बहुत पास पास होंगे, इतने पास होंगे कि हम एफ एन को एफ पी के बराबर ले सकते हैं। तो लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि एफ एन जो है लगभग बराबर हो जाएगा एफ पी के। दर्पण की वक्रता क्या है? दर्पण की वक्रता बहुत कम है। वक्रता मतलब होता है उसका टेढ़ापन। टेढ़ापन कम होगा, ठीक है, बहुत हल्का टेढ़ा होगा, तो एफ एन और एफ पी क्या होंगे आपस में? देखिए एफ से लेके एन तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये लगभग क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसको लिया जा सकता है, ठीक है। इसको मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब जरा दोनों की तुलना कीजिए समीकरण 1 व 2 से। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश, दोनों आपस में बराबर है। तो बी पी बटे बी डैश पी बराबर क्या हो जाएगा? एफ पी बटे बी डैश एफ। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, बी पी ध्रुव से, ठीक है, वस्तु की दूरी किसके बराबर है? माइनस यू के बराबर है। माइनस इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये ध्रुव के बाईं तरफ है। बी डैश बी क्या है? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ये किसके बराबर है? माइनस बी के बराबर, ठीक है। एफ पी क्या है? इसकी फोकस दूरी है, तो क्या हो जाएगा? माइनस एफ हो जाएगा। और देखिए बी डैश एफ जो लिखा हुआ है, बी डैश एफ को मैं लिख दे रहा हूँ बी डैश पी, बी डैश एफ को ध्यान दीजिएगा, बी डैश पी माइनस एफ पी लिख सकते हैं। देखिए बी डैश एफ को बी डैश पी माइनस एफ पी, मतलब इसमें से इसको हटाएंगे तो ये हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस एफ हो गया। अब देखिए बी डैश पी आप देख रहे हैं किसके बराबर है? माइनस बी के बराबर है। और माइनस एफ पी क्या है? इसकी फोकस दूरी, ये भी ऋणात्मक होती है, ये भी माइनस एफ हो जाएगा, ठीक है। तो यू बाई भी बराबर हो जाएगा माइनस एफ, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, तो माइनस भी प्लस एफ, ठीक है। अब जो है हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो u में v से गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस यू भी, ठीक है। u में f से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? यू एफ, और v में f से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस एफ बी, ठीक है। और माइनस एफ बी को उठा के इधर लाइए, यू बी को कर दीजिए इधर, ठीक है। तो ये हो गया यू एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू यू बी, ठीक है। क्योंकि साइन बदल जाता है, बराबर के दर करते हैं, पक्षांतर करते हैं। तो अब जो है दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर दोनों पक्षों में अगर आप यू भी एफ से भाग देते हैं तो देखिए यू एफ बटे यू भी एफ प्लस एफ बी बटे यू भी एफ इज इक्वल टू यू भी बटे यू भी एफ, ठीक है। अब यहाँ देखिए यू से यू कैंसिल हो गया, एफ से एफ कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 1/b। उसी तरीके से एफ से एफ खत्म होगा और यू से बी से भी खत्म होगा तो क्या हो जाएगा? 1/u, ठीक है। और यू बी से यू भी खत्म हो गया तो क्या बचा? 1/f, ठीक है। बात आए समझ में? तो ये जो है दर्पण का सूत्र हो जाएगा, और दर्पण का सूत्र जो है हमने क्या किया? सिद्ध कर दिया, ये प्रूफ हो गया। बात आए समझ में? तो इस प्रकार से दर्पण का सूत्र क्या होता है? निकलता है, ठीक है। ये मैंने बताया इसलिए क्योंकि अगर आप इसे अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो आपको इससे संबंधित जो आंखिक प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं वो करने में आसानी होगी, ठीक है। तो वीडियो पास करके इसको नोट कर लीजिए, कम से कम 1-2 बार इस पर मेहनत करिएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आगे के वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा रेखीय आवर्धन, ठीक है। हाँ, उत्तल दर्पण से भी निकालेंगे, यही फार्मूला आएगा, ठीक है। एक आपने समझ लिया, उसको समझने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद ही कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद।